Yesterday, I have discussed with you criminal justice system. Through a story, you all understand about the different steps of police case or investigation. Similarly, in this case, like the story according to this, हमने एक ऐसी ही स्टोरी पहले पढ़ी हुई है, सुधा लक्ष्मण के केस की स्टोरी थी, डॉरी जो केस था, उसमें भी कुछ ऐसा ही जो है वो रिजल्ट था, ठीक है, जिसमें ये बताया गया था, हमने तब ये पढ़ा था कि जो केसेस हैं वो पहले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज द जस्टिस सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अभी स्टोरी के बाद जैसे ही आपकी स्टोरी खत्म होती है, आपका सबसे पहले आता है रोल ऑफ पुलिस। तो अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन, रोल ऑफ पुलिस आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में पुलिस जो है वो क्या मेन काम करती है, पुलिस का मेन फंक्शन क्या है और पुलिस की मेन पावर्स क्या है, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता ही है कि पुलिस की मेन पावर्स क्या होती है। हाँ जी, अनवे एनी वन पावर ऑफ पुलिस और एनी वन फंक्शन ऑफ पुलिस। हैंड रेज नहीं करने, मैंने खुद किसी को भी पूछ सकती हूँ। हाँ जी, यस, यू हैव टू नोट डाउन द पॉइंट। आपको अब इन्हीं पॉइंट्स के साथ पूरा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। व्हाट आर द डिफरेंट रोल और व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पुलिस। हाँ जी, अनवे, अनवे आपका पॉइंट क्या है? ओके, पुलिस का मेन रोल क्या है? टू प्रोवाइड जस्टिस। लेकिन पुलिस जो है वो जस्टिस खुद नहीं प्रोवाइड करती, पुलिस सिर्फ हेल्प करती है। जस्टिस कौन प्रोवाइड करता है? कोर्ट्स। तो हम सीधा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि पुलिस हेल्प टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, ठीक है। हाँ जी, हार्दिक सेकंड पॉइंट। ओके, जैसे कल आपने बच्चे केस पढ़ा था, ठीक है, सेकंड फंक्शन पुलिस का क्या हो सकता है? टू इन्वेस्टिगेट द केसेस। पुलिस का सेकंड फंक्शन क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना, केसेस को सॉल्व करना और जस्टिस प्रोवाइड करने में लोगों की हेल्प करना, ठीक है। हाँ जी, जयवन थर्ड पॉइंट। हाँ जी, यस, ओके, आपको मैंने बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग पुलिस को कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ प्रूफ मिलते हैं, तो ये फंक्शन हो गया दैट पुलिस कलेक्ट एविडेंसेस एंड प्रूफ्स रिलेटेड टू द केसेस। यस, हाँ, ये भी लिख सकते हो दैट पुलिस आल्सो राइट एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है रिटन कंप्लेंट ऑफ एनी पर्सन, रिटन कंप्लेंट ऑफ एनी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एफआईआर, रजिस्टर भी लिख सकते हो। पुलिस आल्सो कलेक्ट एविडेंसेस एंड प्रूफ, एविडेंस कलेक्ट करती है, प्रूफ कलेक्ट करती है, सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा कि पुलिस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिनको कहा गया वॉरियर्स, क्या कहा गया? फ्रंट लाइन वॉरियर कहा गया इसको, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, ठीक है। देन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पनिशमेंट तो पनिशमेंट पुलिस नहीं करती, पनिशमेंट कौन देता है? कोर्ट। लेकिन हमने बताना है दैट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पुलिस का मेन रोल या फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजंस सो दैट ऑल कुड लिव पीसफुली इन द सोसाइटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजंस। कितने ही काम है पुलिस के? रजिस्टर करती है, केसेस को रजिस्टर करती है, एविडेंसेस को कलेक्ट करती है, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हैं, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हैं। इवन ड्यूरिंग इलेक्शंस, फेस्टिवल्स और प्रोसेशन, जब भी कोई शोभा यात्रा होती है, पुलिस क्या प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, चेकिंग प्रॉपर करते हैं। इवन ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक कंट्रोल द ट्रैफिक, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। सिर्फ पुलिस का रोल, आर्मी का नहीं, इसमें सिर्फ पुलिस का रोल है। सो नाउ यू कैन राइट 4-5 फीचर्स ऑफ रोल ऑफ पुलिस। तो व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस? इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, तो ये हमने डिस्कस किया। आगे आ जाओ, सबसे जो आपको याद रखना है, किसी भी केस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा कुछ आर्टिकल्स दिए, ये देखो आर्टिकल 22। वैसे हमने ये पहले पढ़ा है, हमने इसको एक लाइन में पढ़ा था। आर्टिकल 22 क्या कहता है? एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। इस स्टोरी में
इस स्टोरी में किसके आर्टिकल 22 को किसने यूज किया? शांति ने। शांति को क्या प्रोवाइड किया गवर्नमेंट की तरफ से? डिफेंस लॉयर। अब हमने इसी को डिटेल में पढ़ना है। सपोज अब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, राइट अ नोट ऑन आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? सबसे पहले ये आर्टिकल 22 सिटीजन्स को क्या देता है? फ्रीडम रिगार्डिंग क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ गारंटेड टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। इसका मतलब क्या है? पहले ध्यान से सुनो। पुलिस ने अगर किसी को भी पकड़ लिया वो क्रिमिनल नहीं है। पुलिस ने अगर किसी को भी पकड़ लिया वो क्रिमिनल नहीं है। वो क्रिमिनल है या नहीं, हु विल डिसाइड? लॉ डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। जब तक उस पर्सन का क्राइम प्रूव नहीं होता उस पर्सन को ना तो जेल में रखा जा सकता है ना ही टॉर्चर किया जा सकता है। लेकिन अब आप इसको पढ़ने से पहले ना, हाँ लिसन, इसको पढ़ने से पहले शांति के केस से ही ना कुछ क्वेश्चंस हैं, अब उन क्वेश्चंस को यस और नो में देख लो। लेट अस रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति। शांति की जो स्टोरी है, व्हेन शांति वाज, आप खुद ही सोचो, फिर हम आर्टिकल 22 को पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 22 का क्या लॉजिक है। व्हेन शांति वाज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, सब इंस्पेक्टर राव also kept her brother Sushil in the lockup for 2 days. Was it legal? Very good. No. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी पर्सन को पहले ही आपने क्रिमिनल बना लिया और उसको किस बेस पे आपने अरेस्ट किया और किस बेस पे जेल में रखा। Does it violate the guidelines? ये डीके बासु गाइडलाइंस में आपको पढ़ाती हूँ अभी क्या होती है। Does it violate guidelines? गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे तो इसमें आएगा यस, वो करवाती हूँ। ठीक है, आगे आ जाओ। Did SI Rao do enough to question witness and compile evidence before arresting शांति? क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को अरेस्ट करने से पहले एविडेंसेस को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया या क्वेश्चनिंग, आसपास की लोकेलिटी में क्वेश्चनिंग की? नो, उन्होंने सीधा उसको अरेस्ट कर लिया। In keeping with the duties of the police as stated above, what else do you think SI Rao could have done as part of his investigation? उसको क्या करना चाहिए था? इन्वेस्टिगेशन करते ना पहले वो, फाइंड द एविडेंसेस। और एविडेंस, एक एविडेंस के बेसिस के ऊपर थोड़ी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, जेल में डाल दिया। ब्रदर को भी 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया, बाद में उसको छोड़ दिया। तो इट वाज लीगल और इलीगल? इट वाज इलीगल। नाउ लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। शांति एंड हर ब्रदर सुशील गो टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन। अब सोचो अगर मिस्टर शिंदे ना जाते, शांति और उसका ब्रदर जाता, स्टोरी डिफरेंट हो गई है। अब देखो, एंड उन्होंने क्या किया होता, 20-year-old सन, इन्होंने ये कहा होता कि उनके बेटे ने 15,000 रुपीज जो है उन्होंने ट्रंक में रखे हुए थे वो चुरा लिए। स्टोरी क्या हो गई? चेंज हो गई ना। अब जस्ट स्टोरी है कि जो शांति और उसका ब्रदर अगर पुलिस स्टेशन जाते और ये उनके 20 इयर्स जो ओल्ड सन है उसके ऊपर एलिगेशंस लगाते कि उन्होंने क्या, उसके बेटे ने क्या किया, इन्होंने कितने रखे थे ट्रंक में? 15,000 और उसने चुरा लिए हैं। Do you think that the officer in charge of the police station will promptly lodge an FIR? मिस्टर शिंदे की तो FIR इमीडिएटली कर ली, लेकिन क्या इनकी करते? नो। रीजन क्या? मे बी दे वर पुअर। तो ये हमारी कंट्री में क्या होता है, जो रिच होते हैं उनके ऊपर उनकी FIR भी जल्दी रजिस्टर हो जाती है और उनके फेवर में भी कई बार क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जो पुअर हैं उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है। लेकिन आर्यन खान के केस में हम कह सकते हैं कि अभी भी काफी जो है वो उनको क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, उसकी अभी बेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो दैट वाज रिगार्डिंग द केस। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 22। अब यहाँ पे 2 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। एक तो आपने आर्टिकल 22 को अपने माइंड में रखना है, दूसरा आपने लर्न करनी है डीके वासु गाइडेंस। क्या है ये डीके वासु? डीके वासु जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉयर थे और उन्होंने क्रिमिनल्स या जो लोग जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है ना, उनके लिए, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो बनाई और बाद में ये लॉ ही बन गई। अब आपको ना, बीइंग यू कैन से स्टूडेंट ऑफ सिविक्स, आपको ये लॉ पता होना चाहिए हर बच्चे, ठीक है, कि अरेस्ट करते हुए जो है वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो पुलिस को प्लस एज वेल एज जो लॉयर्स होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द अरेस्टिंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये जो है वो क्रिमिनल के अरेस्ट से रिलेटेड है। नंबर 1,
right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. अच्छा बेटा, इसमें ना कुछ टर्म्स जो है उन टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए. यहाँ पे ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम. ऑफेंस का मतलब क्या है? क्राइम. राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर पुलिस ने किसी भी क्रिमिनल को अरेस्ट करना है, राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है ना, ठीक है, उसको पहले क्या देना पड़ता है? नोटिस या वारंट. क्या होगा? सुना ना आपने कि हाँ सब अरेस्ट वारंट. अभी आप मूवीज वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, पुलिस किसी को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती. बाद में ना मैं आपको दो तरह के केस बताऊंगी, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल होते हैं. किसी किसी केस में वारंट की जरूरत होती है, किसी किसी केस में वारंट की जरूरत नहीं होती. फर्स्ट क्या याद रखोगे? नंबर 1, राइट टू बी इन्फॉर्म. इन्फॉर्म करने के लिए आपने देखा कि कई बार क्या होता है, इंस्पेक्टर आता है, उसके पास क्या होता है? वारंट. और सेकंड, सपोज अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है, किस बेस पे अरेस्ट कर रही है? आपको इन्फॉर्म किया जाए. ये थोड़ी है कि हाँ जी आप पुलिस आई है और वो कह रही है कि हाँ जी हमने आपको हथकड़ी पहनानी है, चलो. यू शुड बी इन्फॉर्म. जैसे शांति के केस में शांति को पहले बताया जाए कि आपको किस केस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है. राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब होता है जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसको पहले बताओ कि किस क्राइम के लिए अरेस्ट कर रहे हो, और आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर अरेस्ट वारंट. अरेस्ट वारंट का मतलब होता है प्रॉपर परमिशन. ठीक है, याद हो गया ये फर्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म. सेकंड आ जाओ, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. 24 आवर्स मतलब 1 डे. यानी कि सपोज अभी पुलिस ने किसी पर्सन को पकड़ा है, विद इन 24 आवर्स यानी कि आज से लेकर कल इसी टाइम तक, यानी कि इस टाइम से पहले पहले पुलिस जिसको पकड़ेगी 1 रात तक लॉकअप में रख सकती. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस को कहां पे लेके जाना पड़ेगा? कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा चार्जशीट फाइल करने के लिए. लेकिन आप सोचो अगर सैटरडे को किया तो संडे चला गया ना, संडे वेस्ट हो गया, तो फिर कोर्ट कब खुलेगा? मंडे. संडे बंद हो. तो अगर पुलिस ने किसी को मंडे से लेकर हम ये कह सकते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स. लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या हो सकता है? अगर सपोज सैटरडे को अरेस्ट किया, सैटरडे को सपोज 5 बजे अरेस्ट किया, तो संडे 5 बजे थोड़ी होगा क्योंकि कोर्ट जो है वो बंद होता है. तो कितने? 24 आवर्स. 24 आवर्स काउंट. ठीक है, और इस तरह से ये सेकंड क्या है कि मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टेड पर्सन को लेकर जाएगी पुलिस विद इन, लेके नहीं जाएंगे, संडे बंद होता तो छोड़ ही नहीं सकते उसको लॉक. वो फिर 2 नाइट्स, उसकी नाइट्स कितनी होगी फिर? 2 नाइट्स लॉकअप में. ठीक है, जेल में. मैजिस्ट्रेट जज, मैजिस्ट्रेट मतलब जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज के सामने लेकर जाएंगे ना, केस ओपन होगा. चार्जशीट का मतलब है केस फाइल बन गई, मतलब केस की ओपनिंग हियरिंग स्टार्ट होगी. अब आप ये सोचो कि किसी भी क्रिमिनल को आप 1 नाइट से ज्यादा लॉकअप में पुलिस नहीं रख सकती. ठीक है. थर्ड, कन्फेशंस. कन्फेशन क्या होते हैं? अब ड्यूरिंग, जैसे शांति के ब्रदर से क्या लिया था? कन्फेशन. कन्फेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. कन्फेशन के बेस के ऊपर जज अपनी जो भी डिसीजन है वो नहीं देगा. ध्यान से सुनो, शांति के केस में उसके ब्रदर से कन्फेशन लिया गया, पुलिस ने कहा कि आप मान लो कि आपका गैंग है, कन्फेस कर लो, लेकिन उसने कन्फेस नहीं किया. कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज. यानी कि अगर जेल में किसी भी पर्सन से कुछ भी जबरदस्ती कहा गया है और पुलिस ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वो जज के सामने दिखाया, दैट विल नॉट बी एविडेंस. समझ आई? जब हाँ, कन्फेशन का मतलब होता है कि अगर उसने अपना जुर्म जो है वो. महक एंड श्रेया क्या कर रहे हो बच्चे आप? सपोज शांति के केस में अगर शांति ये मान लेती कि हाँ जी उसने चोरी की है और पुलिस उसको रिकॉर्ड कर लेती, बाद में जज के सामने वही दिखा देते, लेकिन उसको एज अ एविडेंस प्रूफ नहीं किया जा सकता. मे भी हो सकता है कि पुलिस के प्रेशर में आकर उस पर्सन ने क्या कर लिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसने किया ही ना हो. तो ये क्या है? दैट कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज. अगेंस्ट एक्यूज, एक्यूज का मतलब जो जिसको पकड़ा गया है, जिसको अरेस्ट किया गया. समझ आ गए?
मे बी शायद डर के कारण, पुलिस के डर के कारण उसने मान लिया, लेकिन बाद में शायद पुलिस ने उस पर्टिकुलर वन नाइट में थर्ड डिग्री क्या होती है, टॉर्चर ना किया। ये अब ये वहां पे कैमरा थोड़ी लगे होंगे, मतलब ये उसको एविडेंस जो है वो नहीं माना जाएगा ये। अच्छा, एक और है, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट इन कस्टडी। ये चीज भी है कि जब एक रात के लिए वो पर्सन लॉकअप में रहेगा, पुलिस उस पर किसी भी तरह से उसको टॉर्चर नहीं करेगी। लेकिन आप मूवीज में देखते हो ना, करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। राइट है पर्सन का, राइट है, और ये कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 22। हाँ जी, खुशी से प्रॉपरली, आर्टिकल 22 है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बॉय अंडर 15 इयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे क्या है, अगर एक बॉय जिसकी एज 15 से कम है एंड विमेन, ठीक है, कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। और दो चीजें याद रखो, अगर कोई भी गर्ल क्रिमिनल है, सपोज पुलिस जो है वो किसी गर्ल को, क्रिमिनल जो है उसको अरेस्ट करने के लिए आई है, तो लेडी पुलिस का साथ होना, बिना लेडी पुलिस के गर्ल्स को पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। सेकेंड थिंग क्या है, नाइट, मैन के केस में तो लॉकअप है, लेकिन वुमेन के केस में लॉकअप नहीं, अगर हाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। इसके लिए क्या है कि अगर किसी विमेन को अरेस्ट किया गया है तो उस केस में पूरा डे वो लॉकअप में रहेगी, एट नाइट उनको क्या किया जाएगा, विद प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन, लेडीज पुलिस के साथ उनको घर छोड़ा जाएगा, पूरी रात वहां पे प्रोटेक्शन होगी, पुलिस, लेडी पुलिस साथ में होगी, और मॉर्निंग के टाइम में उसको वापस लॉकअप में लेकर आएंगे। ऐसा इसलिए ताकि गर्ल्स के साथ या वुमेन के साथ पुलिस स्टेशन में या कहीं भी जेल में, ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटीज है जो ना हो, जो कि गर्ल्स के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको सारे आर्टिकल 22 की प्रोविजंस याद होनी चाहिए। ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आर्टिकल 22। कितना इजी है, बॉय अंडर 15 मतलब ऐसा बॉय जिसकी एज 15 से कम है, और भी होगी। आपकी एज कितनी है? हाँ, तो बॉय अंडर 15 जो 15 से एज से कम है। हाँ, अपनी लैंग्वेज में क्लियर। नहीं, जब केस फाइल होगा फिर हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब पुलिस एक दिन के लिए अरेस्ट करती है, वो वाला टाइम बताओ, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ डीके वासु गाइडलाइंस। डीके वासु गाइडलाइंस क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज laid down special requirements and procedures, ठीक है। डिटेंशन का मतलब होता है जब किसी को जेल में डाला जाता है, इंटेरोगेशन का मतलब होता है जब किसी से क्वेश्चनिंग की जाती है। These are known as DK Vasu guidelines। क्या है ये गाइडलाइंस? नंबर 1, police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर में हो और कोई भी अननोन पर्सन पुलिस इंस्पेक्टर बनकर फेक आईडी लगाकर आपके घर आए और आपको अरेस्ट करके ले जाए। तो आपके पास राइट क्या है? पुलिस यानी कि जो इंस्पेक्टर है उसकी प्रॉपर आईडी प्रूफ जो है वो होता है, और जो भी पुलिस इंस्पेक्टर है अरेस्ट करने के लिए जाएगा उसके पास प्रॉपर उसका क्या होगा? आईडी कार्ड। आप सपोज आपको कोई भी अरेस्ट करने आया ना, तो आप पहले क्या देख सकते हो? आपके पास राइट है, यू विल चेक देयर आईडी कार्ड। आप उनका आईडी कार्ड चेक करोगे। इट शुड बी विजिबल आइडेंटिफिकेशन विद नेम, टैग एंड डेजिग्नेशन। उनका नेम, उनकी फोटो और उनका प्रॉपर डेजिग्नेशन, और उनकी डिवीजन कौन सी है, डिवीजन 1, डिवीजन 2। आप सब बच्चों का जो एरिया है ना, सबका पुलिस स्टेशन कॉमन नहीं है, हर एक की डिवीजन अलग है। किसी की डिवीजन 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। आपका एरिया हर डिवीजन किसी न किसी डिवीजन के अंडर आता है। आप बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे एरिया की पुलिस डिवीजन नंबर कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इंस्पेक्टर की जो आईडी है उस पर वो लिखा होगा, आईडी कार्ड प्रॉपर मेंशन होगा। नंबर 1, डीके वासु गाइडलाइन क्या कहती है? पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन शुड वियर क्लियर क्या होना चाहिए? आईडी कार्ड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए, प्लस उनकी जो भी आइडेंटिफिकेशन है और एड्रेस
जहां से वो बिलोंग करते हैं उनका डिवीजन प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस आ गई है डर के मारे हाँ अरेस्ट हो जाओ, अपने आप को अरेस्ट कर दो। आपके पास पूरा राइट है, यू कैन आस्क क्वेश्चन कि व्हाई आई हैव बीन अरेस्टेड एंड शो मी योर आईडी। लेकिन लोग डर जाते हैं, लोग तो पुलिस को देख के डर जाते हैं। पुलिस आपसे प्रूफ मांगती है, आप तो कभी सोच ही नहीं सकते कि हम पुलिस से मांग सकते हैं, बट दिस इज योर राइट। ठीक है हाँ जी, हाँ तभी तो हम कर रहे हैं। सेकेंड इज अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर द टाइम ऑफ अरेस्ट। इसको मेमो ऑफ अरेस्ट का मतलब वारंट, अरेस्ट वारंट शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट। वारंट पे क्या लिखा होगा? टाइम एंड डेट। जिस टाइम और जिस डेट को पर्सन को अरेस्ट किया उस वारंट पे क्या लिखा होगा? उस पर्सन का नेम, उसका डेट और टाइम पीरियड। इट शुड आल्सो बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करना है ना तो अकेले नहीं अरेस्ट कर सकते, आसपास कोई विटनेस है उसे साइन करवाने पड़ेंगे कि हाँ जी हम इसको क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। सपोज फैमिली में अगर सपोज कोई पर्सन है, सपोज मेड ही थी, शांति थी, जब पुलिस ने शांति को अरेस्ट किया, जब वारंट निकाला होगा तो साथ में मिस्टर शिंदे और मिस्टर शिंदे में से किसी एक ने क्या किया होगा? साइन किया होगा। ठीक है, करना होगा, गाइडलाइंस कहती है करना चाहिए, बाकी अगर नहीं करते तो वो इलीगल माना जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे चीटिंग नहीं करनी है पर बच्चे करते हैं, है ना। आप ये बड़ा पूछते हो कि क्या होगा, लेकिन खुद भी अपने आप को रख के सोचो, हम कहते हैं बच्चे चीटिंग नहीं करनी, बच्चे करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो डीके वासु गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि अरेस्ट पे नाम, डेट, टाइम मेंशन करना है, अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो इंस्पेक्टर जो है उसके ऊपर एक्शन होगा। नेक्स्ट इज हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई नेबर भी हो सकता है। ठीक है, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटेरोगेटेड, मतलब यही नहीं है कि पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, कई बार पूछताछ के लिए भी पुलिस लेने आ सकती है, इंटेरोगेशन के लिए भी लेने आ सकती है। हैज अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। सपोज इमेजिन करो कि आप घर में हो और पुलिस आपको लेने के लिए आई है और उन्होंने कहा कि हाँ जी आपको इंटेरोगेशन के लिए लेके आना है, अकेले हो, लेकिन आप पुलिस को ये बोलोगे कि आई विल इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करोगे? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई भी रिलेटिव, ताकि एटलीस्ट आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे लेकर गए, आपके पास प्रॉपर ये राइट है। ठीक है, तो ये राइट क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है, इंटेरोगेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस पर्सन के पास क्या राइट होना चाहिए? राइट टू इन्फॉर्म देयर रिलेटिव्स। ठीक है, देन व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, सपोज जिसको भी फोन कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि बाहर है, सिटी के बाहर है, तो आपको ये बताना है उस पर्सन को प्लेस ऑफ अरेस्ट, कहां पे आपको अरेस्ट किया गया, एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी, कहां पर लेकर जा रहे हैं। समझ आए? अगर कोई आप जिसको भी इन्फॉर्म करना चाहते हो वो पर्सन सिटी से बाहर है, आप उसको कॉल करके ये बताओगे कि किस पर्सन ने मुझे अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके कहां पे लेकर जा रहे हैं, कौन सी कस्टडी, उसका लॉकअप का नाम या डिवीजन का नाम आप बताओगे। Within 8 to 12 hours after arrest, और इन द मीन टाइम अगर प्रॉपर अगर कॉलिंग नहीं होती है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस कि पुलिस जो है वो उस पर्सन को अरेस्ट करने के 8 to 12 आवर्स के अंदर जो भी उसका फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसको एटलीस्ट फोन कॉल करने की परमिशन जरूर है। समझ आई? ये है सारी डीके वासु गाइडलाइंस। अगेन हार्दिक, हाँ जी, रीड ऑल द गाइडलाइंस। इसको अपनी लैंग्वेज में ना लर्न करो। हाँ जी, हरी। नंबर 1, नंबर 1 क्या, अब शॉर्ट में याद करो ना कि जो पर्सन आपको अरेस्ट करने आया है वो आपसे क्या मांग रहा है। हाँ जी, जो पर्सन आपको अरेस्ट करने आया आप उससे क्या मांगोगे? उसका आईडी प्रूफ। नंबर 1 आईडी प्रूफ इज मस्ट। सेकंड, हाँ जी, यस, जिसको अरेस्ट करना है उसको पहले इन्फॉर्म करो, उसके लिए अरेस्ट वारंट चाहिए। हाँ जी, थर्ड, यस, विद प्रूफ का मतलब होता है जिसको अरेस्ट करने के लिए लेके जाया जा रहा है। ठीक है, किसी ना एक विटनेस के साइन जरूर होने चाहिए उसको। हाँ जी, राइट टू बी इन्फॉर्म।
हाँ, फ्रेंड्स और रिलेटिव को इन्फॉर्म करने का टाइम दिया जाए इसको। हाँ जी, अब इमेजिन करो, सपोज घर में है कोई भी पर्सन है ना, उसको रॉन्गली एक्यूज किया जा रहा है, पुलिस आई, ठीक है, पुलिस ने कहा कि हाँ जी हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। एट ए टाइम आपका माइंड काम करेगा, आप क्या कहोगे? सबसे पहले नंबर 1, डीके वासु गाइडलाइंस, डीके वासु गाइडलाइंस एक्टिव हो जाएंगी। नंबर 1 सबसे पहले उसको क्या चेक करोगे? आईडी कार्ड। फर्स्ट पॉइंट बन गया, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? आप घर में अकेले हो, आप घर में अकेले हो, इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाओ कि मेरे को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। उसका विटनेस, विटनेस का मतलब क्या है? साइन, प्रूफ। थर्ड, अरेस्ट वारंट, आप पुलिस जो है पहले उसका चेक करोगे कि अरेस्ट वारंट दिखाइए, टाइम एंड डेट मेंशन होगा, जिस इंस्पेक्टर ने अरेस्ट करना है उसका नेम मेंशन होगा उसके ऊपर। एंड टाइम टू कॉलिंग योर फ्रेंड और रिलेटिव, वो तो नेबर है, लेकिन आप अपने किसी नजदीकी मतलब फ्रेंड या, अच्छा देखती हूँ कौन इसका आंसर देगा। हार्दिक केविन बैठो। एक पर्सन चाहता है कि उसको टाइम दिया जाए ताकि वो अपने फ्रेंड और रिलेटिव से बात कर सके, बात करके वो उसको क्या हायर करने को बोलेगा? लॉयर। वो कहेगा कि मेरे को अरेस्ट करने के लिए लेकर जा रहे हैं, आप जल्दी से लॉयर हायर करो ताकि लॉयर मेरे लिए क्या ले सके? जैसे शांति के केस में शांति को अरेस्ट कर लिया, सुशील जब मिलने गया इंस्पेक्टर के पास तो इंस्पेक्टर ने सुशील को क्या बोला कि आप बेल ऑर्डर के लिए बेल ऑर्डर ले आओ, हम इसको क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। बेल ऑर्डर इजीली नहीं मिलते, बेल ऑर्डर मिलने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा? लॉयर के पास। लॉयर आपको प्रॉपर गाइडलाइंस बताएंगे कि आप इनको फॉलो करो, पेपर वर्क होगा, साथ में आपको क्या देनी पड़ेगी? फीस। किसकी? लॉयर की। उसके बाद फिर आपको लॉयर जो है पुलिस स्टेशन जाएगा आपके साथ और वो बोलेंगे कि मेरा जो भी है मतलब क्लाइंट है या जो भी है, इसको रिलीज कर दिया जाए मेरे पास बेल ऑर्डर से। जैसे कि टीवी में कई बार देखते हो ना कि किसी को अरेस्ट कर लिया और इमीडिएटली उसने लॉयर को फोन किया, लॉयर पुलिस स्टेशन में आ गया और उसका बेल हो गया और उसको वापस ले गए। हाँ, जज से साइन होने चाहिए। इन दैट केस वो पर्सन उस दिन लॉकअप में नहीं रहेगा, लेकिन चार्जशीट फाइल हो गई है, उस पर्सन को लॉयर के साथ कहाँ पे आना पड़ेगा? फिर कोर्ट आना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट नहीं आता तो उसके अगेंस्ट नेगेटिव हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर ये मान लिया जाएगा कि शायद इस पर्सन ने क्राइम किया है, तभी वो जो है वो कोर्ट में नहीं आता। लेकिन इसके पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस का मतलब होता है आपके पास रिटर्न नोटिस आ जाता है कि आपको इस दिन हियरिंग है, इस दिन आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्राइम है वो प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही लर्न करनी, शॉर्ट फॉर्म में, हेडिंग्स में नहीं करना, पूरा एक्सप्लेन में करना है। फिर इलीगल हो जाएगा, फेक प्रूफ होगा तो इलीगल होगा। हमने कभी भी फेक प्रूफ देना ही नहीं है, अपना केस वीक थोड़ी करना है हमने, हम तो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर? अब इसको स्टोरी की तरह सारा याद करो। डीके वासु गाइडलाइंस, आर्टिकल 22 एंड रोल ऑफ पुलिस। क्लियर?